हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में 16 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है, यह मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण आगरा के पास ही एक जगह पर किया गया था। और इसका जो निर्माण है ये 1571 में किया गया था, 1571। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बुलंद दरवाजे की भी स्थापना करी थी। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसके बारे में ध्यान रखें। पहले जो फतेहपुर सीकरी है उस टाइम पर ये आगरा से थोड़ी दूरी पर स्थापित किया गया था। बाद में उसके बाद अकबर ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने फतेहपुर सीकरी को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तो आंसर होगा अकबर। उस टाइम पीरियड तक अकबर की जो राजधानी है ये आगरा भी रहा है। लेकिन आज की डेट में जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये कौन से रीजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनको रूल्स में बदलाव करके अतिरिक्त शक्ति दे दी गई है। तो ये हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तब्दीली करी गई है। और इसमें बदलाव करके अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। अब ये शक्तियां क्या होंगी इसको आप समझ लीजिए। अभी तो जम्मू कश्मीर एक तरीके से यूटी है, ठीक है। और यूटी में चीफ मिनिस्टर का प्रावधान होता नहीं है अगर हम दिल्ली को छोड़ दें तो, ठीक है। क्योंकि दिल्ली का अपना एक स्पेशल प्रोविजन है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पर क्या है कि यूटी होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस टाइम पे, लेकिन कल को अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलता है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रावधान फिर से आएगा। और मुख्यमंत्री का मतलब है कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। तो उस केस के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। कल को अगर मुख्यमंत्री आ जाता है तो उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे सर्वोच्च पद लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही द्वारा लिए जाएंगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मुख्यमंत्री को अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए आखिरी परमिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी होगी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस होगी वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही आदेश पर कार्य करेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर जो भी सीनियर आईएएस अधिकारी होंगे या आईपीएस अधिकारी होंगे उनके लिए भी अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे, जैसे कि उनका ट्रांसफर कहां पर करना है या फिर इसके अलावा अगर वो सरकार से अपने लिए कोई प्रावधान बनवाना चाहते हैं तो उन सभी उद्देश्यों पर। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सुप्रीम पावर माने जाएंगे। और जम्मू कश्मीर से आपसे कई बार फोक डांस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांस है। जैसे कि यहाँ पर एक राउफ नाच परफॉर्म किया जाता है। राउफ के अलावा एक है कूद नाच, ठीक है। और एक यहाँ पर हैकत चलता है, हैकत नाच, जो यहाँ की जनजातियां परफॉर्म करती है। और जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखिएगा उर्दू, ठीक है। इसके अलावा उर्दू के अलावा अब कश्मीरी भाषा भी हो गई है, पहले उर्दू थी, अब उर्दू और कश्मीरी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। भारत के द्वारा पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा। तो इस बार इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। इस साल 20 से लेकर 24 नवंबर तक ये गोवा के अंदर वेव्स के नाम से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दुनिया भर में कई देशों में इसको आयोजित किया जा चुका है, लेकिन भारत में पहली बार ये होस्ट किया जाएगा। ध्यान रखिए हर साल गोवा में इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। तो इस बार उसी के साथ साथ वेव्स का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये होगा टेलीविजन सीरियल्स और एंटरटेनमेंट मूवीज उन सभी को बढ़ावा देना। रीजनल मूवीज वगैरह हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, अल्टीमेटली आप बोल सकते हो सिनेमा से जुड़ा हुआ जो हाई क्वालिटी कंटेंट है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। एक खास बात आपको बताता हूँ, जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसकी शुरुआत 1952 में करी गई थी, 1952 में।
अब जब 1975 आया तब उसके बाद फैसला लिया गया कि ये हर साल कंडक्ट किया जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले ही 2014 से ये फैसला लिया गया कि अब से परमानेंट वेन्यू इसका गोवा होगा। तो 2014 से पहले तक इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये हर साल अलग अलग राज्यों में होता था, लेकिन 2014 से अब ये हर साल गोवा में ही आयोजित किया जाता है। गोवा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ये कौन सी चीज है जिसके लिए हाल ही में कुछ ही महीनों पहले गोवा को GI टैग दिया गया है? तो ये है गोवा के काजू, कैश्यू। वहां के काजुओं के लिए GI टैग मिला है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ किसने ग्रहण करी है? तो एक बार फिर से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं KP शर्मा ओली। कौन बने हैं? KP शर्मा ओली। और ऐसा पहली बार नहीं है। KP शर्मा ओली ये अपना तीसरा कार्यकाल सर्व करने जा रहे हैं। तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं और इनको शपथ दिला रहे हैं यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। कौन है? इनका भी नाम आप ध्यान रखें, रामचंद्र पौडेल। 1.5 साल पहले ही ये राष्ट्रपति बने थे। और ये जिसकी जगह ले रहे हैं वो है पुष्प कमल दहल। एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। नेपाल में गठबंधन की सरकार बनी है। जो KP शर्मा ओली हैं इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट। और इसके अलावा जो इनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है ये नेपाली कांग्रेस के साथ हुआ है। तो नेपाली कांग्रेस के जो लीडर हैं ये हैं शेर बहादुर दोइबा। तो इनके बीच में गठबंधन की सरकार बनी है और इसमें फैसला ये लिया गया है कि 2027 तक, जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते हैं प्रधानमंत्री के, तब तक KP शर्मा ओली और शेर बहादुर दोइबा 18-18 महीने के लिए सर्व करेंगे प्रधानमंत्री की पोस्ट। तो पहले KP शर्मा ओली है, ये अगले 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर अगले 1.5 साल के लिए शेर बहादुर दोइबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेपाल के अंदर जो टोटल सीटें हैं, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, तो टोटल 275 सीटें हैं, जिसमें से जिस पार्टी को 138 सीटें मिल जाती हैं वो बहुमत में आ जाती हैं। तो इनकी पार्टी को यहाँ पर इस बार कितनी सीटें मिली हैं? टोटल आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनको जो सीटें मिली हैं 165 मिली हैं। ठीक है, गठबंधन से इनकी सरकार बनी है। ये कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि IT सक्षम युवा योजना को लॉन्च करेंगे? और इस योजना के अंदर फर्स्ट फेज में इस राज्य के अंदर 5,000 लोगों को जॉब दी जाएंगी। तो ये है हरियाणा में सरकार। और हरियाणा में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। कौन है? नायाब सिंह सैनी। यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने एक योजना निकाली है IT सक्षम युवा स्कीम। इसके अंतर्गत हरियाणा के अंदर ऐसा युवा वर्ग जो कि IT में ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको नौकरी दी जाएगी और पर मंथ 20,000 रुपए का प्रावधान है। ये जो 20,000 रुपए हैं ये पहले 3 महीने तक दिए जाएंगे, उसके बाद इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ कर दिया जाएगा। ऐसे युवा जो कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं और किसी नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा हर महीने 10,000 रुपए का। तो फिलहाल इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और ये कब तक चलेगी इसका पूरे तरीके से अभी जो पिक्चर है वो ब्लर है। तो देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है यहाँ पर, लेकिन ये कब तक चलेगा ये मेन कंसर्न है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का पदभार किसने संभाला है? तो अब से पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO होंगे अरुण कुमार बंसल। और अरुण कुमार बंसल इससे पहले IDBI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने जिनकी जगह ली है ये है सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला ने अप्रैल के महीने में इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, तब से पोस्ट वैकेंट थी। अब अरुण बंसल संभालेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में करी गई थी। वैसे तो पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में 2010 में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना बैंक भी खोला 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। हाल ही में ये कौन सा राज्य है जहां पर खर्ची पूजा आयोजित करी जा रही है? दरअसल इस राज्य में खर्ची पूजा हर साल मनाई जाती है। तो यह राज्य है त्रिपुरा। अब समझते हैं इस पूजा के बारे में। हर साल ये जो खर्ची पूजा है इसका आयोजन त्रिपुरा में अगरतला के अंदर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं चतुर्दश देवता मंदिर। वहीं पर 7 दिनों के लिए इसका उद्घाटन किया जाता है और 7 दिनों तक ये पूजा याचना करी जाती है। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, इन्हीं के द्वारा इस पूजा का उद्घाटन किया गया है। और इसी फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स के रूप में भी मनाया जाता है।
हर वर्ष ये जो पूजा है ये आषाढ़ के महीने में जो 8वां दिन होता है उस दिन करी जाती है। एक तरीके से त्रिपुरा की पृष्ठभूमि में वहां के जो देवी देवता हैं उनको पूजने के लिए खर्ची पूजा मनाई जाती है। ये जो 7 दिन का उत्सव होता है इसमें हर दिन भगवानों का भोग लगता है, अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाकर, और लोग सुबह से शाम तक अपने आप को बिल्कुल शुद्धिकरण में रखते हैं और साथ में देवी देवताओं को याद करते हैं। और त्रिपुरा में गवर्नर कौन है? इस टाइम पे गवर्नर है यहाँ पर NI रेड्डी। कौन है? NI रेड्डी। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो अपने चरम पर कब पहुंचने की उम्मीद है। तो यूएन की इस रिपोर्ट में काफी चर्चा बटोरी हुई है इस टाइम पे, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2060 तक जो भारत की आबादी है वो अपने चरम पर होगी। 1.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी भारत की 2060 से पहले पहले इवन। और इस टाइम पर ही भारत दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। चाइना को हम पिछले साल ही पछाड़ चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, 2060 के आसपास इवन उससे पहले हम 1.7 बिलियन की पॉपुलेशन हो जाएंगे। उसके बाद इसमें 12% की गिरावट भी आएगी। बट उसके बाद भी जब तक 3000 ईयर नहीं आ जाता है, मतलब आप बोल सकते हो जब तक ये सेंचुरी समाप्त नहीं हो जाती है तब तक भी भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहेगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि 1.7 बिलियन पॉपुलेशन के बाद 12% घट जाएगी। चाहे ये घट जाए उसके बाद भी हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश रहेंगे। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड की जनसंख्या जो है ये पहुंचने का अनुमान है इस रिपोर्ट में 2080 तक दुनिया की पॉपुलेशन 10.3 बिलियन हो जाएगी, जिसमें से आप खुद ही देख लीजिए भारत की पॉपुलेशन करीब 1.7 बिलियन होगी। मतलब आप ओवरऑल बोल सकते हो दुनिया की अराउंड 20% पॉपुलेशन तो अकेले भारत में ही होगी। तो ये अपने आप में काफी डिजास्टरस है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस रिपोर्ट में, इस टाइम पर नंबर 1 पे भारत है, दूसरे नंबर पे चाइना है पॉपुलेशन में, और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2054 तक पाकिस्तान की आबादी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। मतलब पाकिस्तान दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री होगा और अमेरिका चौथे नंबर पे आ जाएगा। बीएसएनएल के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? तो बीएसएनएल के नए सीएमडी अब से होंगे रॉबर्ट जे रवि। और रॉबर्ट जे रवि जो है ये इससे पहले काफी लंबे समय से यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है वो है पीके पुरवार। पीके पुरवार 2019 में बीएसएनएल के सीएमडी अपॉइंट किए गए थे और एमटीएनएल भी ये संभाल रहे थे। अभी 2024 जुलाई में ही इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो भारत सरकार ने इनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया है और रॉबर्ट जे रवि का अपॉइंटमेंट कर दिया है। तो अब आप ध्यान रखें पीके पुरवार को इन्होंने सक्सीड कर लिया है। बीएसएनएल की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एक और बात आप ध्यान रखें, कुछ ही महीनों पहले भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी का अभी तक का सबसे ऊंचा नेटवर्क टावर स्थापित किया गया था। तो वो बीएसएनएल का ही टावर है जिसको इंडियन आर्मी ने स्थापित किया है समुद्र तल से 15,500 फीट की ऊंचाई पर, जो कि अभी तक का पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मोबाइल टावर है। ये कौन सा देश है जिसने 2024 का यूरो टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो इस बार का ये टाइटल स्पेन ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड को हराया है 2-1 से। एक और बात आप ध्यान रखें, यूरो टाइटल तो स्पेन ने जीता ही जीता है, लेकिन 2023 के आखिर में जब विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था तो वो भी इस बार स्पेन ने जीता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें भी स्पेन ने ही फाइनल में इंग्लैंड को ही हराया है। बस अंतर इतना है कि विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था और यूरो टाइटल 2024 में इंग्लैंड को इन्होंने 2-1 से हराया है। तो ये दो टाइटल पिछले 8 से 10 महीनों में स्पेन के नाम आ चुके हैं। आज तक सबसे ज्यादा बार यूरो टाइटल स्पेन ने ही जीता है। ये स्पेन का चौथा यूरो टाइटल है। इससे पहले स्पेन 1964 में इसे जीत चुका है। उसके बाद साल 2008 में भी इन्होंने जीता यूरो टाइटल, फिर 2012 में जीता और अब 2024 का टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन एंड इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। ये कौन सा नीति आयोग का इनिशिएटिव है जिसको
जीरो एमिशन ट्रक्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। मैं आपको पहले ही समझा देता हूं, भारत में जितना CO2 उत्पादन होता है, मतलब जितना पॉल्यूशन CO2 से जनरेट होता है, उसमें से 40% रोड ट्रांसपोर्ट से होता है। और अगर रोड ट्रांसपोर्ट में भी हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आता है ट्रक्स के ऊपर। जो रोड पे चलने वाले जो ट्रक हैं, उनमें डीजल की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा है इसमें। तो उसको कम करने के लिए या जड़ से खत्म करने के लिए नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है गियर शिफ्ट चैलेंज। क्या नाम है? गियर शिफ्ट चैलेंज। इसको इन्होंने IIM बैंगलोर और साथ में WRI इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। WRI का मतलब है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें ये चीजें पहचानने की कोशिश करी जाएंगी कि ट्रक्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने से पहले क्या फाइनेंशियल बैरियर आ रहे हैं, क्या टेक्निकल बैरियर आ रहे हैं और क्या ऑपरेशनल बैरियर आ रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा और उनको कैसे रिमूव किया जाए, इस पर मेन कंसर्न जताया गया है। नीति आयोग की स्थापना साल 2015 में करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है और CEO इसके हैं BVR सुब्रमण्यम। 2024 में SSC की बहुत ही तगड़ी वैकेंसीज हैं। इस बार आपको मौका नहीं छोड़ना है और आप अपना समय बचाना चाहते हैं GS और GK के लिए, तो आप मेरा GS GK का रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस टाइम पर मानसून ऑफर चल रहा है। हेल्प 50 अगर आप कोड लगाते हैं तो सीधे सीधे जो प्राइस हैं वो आधे हो जाएंगे इस टाइम पर। ये ऑफर आपको पता है काफी टाइम के बाद आ रहा है, पिछले 1 महीने से कोई ऑफर नहीं था। आपके पास अच्छा समय है, इसीलिए मैंने ऑफर निकाला है कि एग्जाम से पहले आप इसे अवेल कर लें और इसका फायदा ले पाएं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अभी तक फीस ज्यादा लग रही थी, आपके पास अच्छा मौका है। इस बार फायदा उठाइए। केवल CGL में ही 17,700 टेंटेटिव वैकेंसीज है, मतलब ये कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। इवन आप ये देख लेना, ये 20,000 से ज्यादा हो जाएंगी अभी वैकेंसी, 3,000 करीब और बढ़ेंगी इसमें। इसके अलावा टोटल अगर और देखें तो 30,000 से ज्यादा ओवरऑल वैकेंसीज हैं SSC के दूसरे एग्जाम्स को मिलाकर। तो अच्छा मौका है। इतना अच्छा मौका SSC जल्दी आपको देता नहीं है। मेरा जो GS GK का बैच है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साथ में पिछले 5 सालों के PYQs, ये सब कुछ मैंने एक पैकेज के तौर पर आपको दिए हैं। रिकॉर्डेड बैच की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी क्लास का, लाइव क्लास का डेली इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अटेंटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप एक ही बार में अपनी पूरी GS GK कंप्लीट कर लीजिए और बेहतरीन जाके एग्जाम में अपना परफॉर्म करिए। दैट्स इट। तो जो पढ़ने वाले कमरे में बंद होकर अपनी तैयारी करने वाले होते हैं, उनके लिए ये वाला मेरा बैच परफेक्ट है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर से भी आप एग्जाम इंजन को अवेल कर सकते हैं। यह कौन सा संस्थान है यूनाइटेड अरब अमीरात में जिसको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट 2024 से सम्मानित किया गया है? तो UAE का ये प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं सेवा प्रोग्राम। सेवा का मतलब है शारजाह इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस अथॉरिटी प्रोग्राम। अब इन्होंने जिस तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात में बिजली के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, और इतना ही नहीं, एक कंपनी है, आप लोगों ने एक फ्लाइट का नाम सुना होगा, एमिराते, ठीक है, या फिर एमिरेट्स भी इसको बोला जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। तो एमिरेट्स की एक जीरोक्स कंपनी है, ठीक है, जिसमें पेपर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यहां पर इन्होंने ये काम किया है कि जो एमिरेट्स की जीरोक्स कंपनी है, ये जितना कागज का उत्पादन करते हैं, मतलब पर पेपर के अगेंस्ट में इन्होंने 115 पेड़ लगाए हुए हैं। तो इनका ये जो इनिशिएटिव है काफी सराहा गया है, जिसकी वजह से इनको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखतूम और यहाँ के जो राष्ट्रपति है ये है जायद अल नहान। यह कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसके द्वारा जो यहाँ के डोमेस्टिक यूजर्स हैं, इनके लिए जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल को इनके राशन कार्ड से जोड़ने का प्रावधान जारी कर दिया गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश की सरकार। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की सरकार इससे पहले जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे, उनके लिए महीने में 125 यूनिट बिजली फ्री में दे रही थी। मतलब अगर आप 125 यूनिट बिजली का यूज करते हो तो उसके लिए कोई भी बिल नहीं आएगा, उसके ऊपर जितना आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि जिनको भी ये बिजली फ्री मिल रही थी, उनके जो राशन कार्ड है
उससे उनके बिजली के बिल को कनेक्ट किया जाएगा। तो इससे ये भी पता लगेगा कि हाँ वो गरीबी रेखा के नीचे है अभी भी या गरीबी रेखा के ऊपर है, ताकि जो कि जेन्युइन लाभार्थी हों केवल उन्हीं को फायदा मिले, नॉन जेन्युइन को इसका फायदा ना मिलने पाए। और हिमाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब मेरा आज का सवाल आपसे, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो टाइटल है, ये संविधान के कौन से संशोधन के तहत दिया गया है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जीएस जीके के साथ रीजनिंग भी अवेल करना चाहते हैं तो भी अच्छा मौका है। ये 2 in 1 बैच है, इसका थंबनेल देख लीजिए। इसे भी आप अवेल कर सकते हैं। हर एक बैच में 50% का डिस्काउंट है इस टाइम पे। केवल जीएस जीके अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला बैच है। आप यहाँ से अंग्रेजी और हिंदी में टॉपिक्स भी देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है। एसएससी या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के सिलेबस में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा हो। हर एक टॉपिक इसमें कवर है आपके सारे सब्जेक्ट के साथ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।